निश्चित समाकलन हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया था इसमें कोई सीमा नहीं थी। जैसे एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल हम लोगों ने किया था x³ + c, तो इसमें कोई लिमिट नहीं था। लेकिन अब हम लोग जो इंटीग्रल करेंगे उसकी क्या रहेगी, सीमा रहेगी। तो निश्चित समाकलन का मतलब कि कोई फंक्शन आपका f(x) है तो f(x) का इंटीग्रल आप करो a से b के बीच में, यानी यहाँ पे x की हम लोगों ने सीमा लगा दी कि x की ये नीचे वाला क्या होता है, ये लोअर वैल्यू होता है और ये हायर वैल्यू। तो a से b तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो b हमारा होता है अपर लिमिट इसको बोलते हैं, और a हमारा जो होता है ये लोअर लिमिट। मतलब ये हो गया हमारा निम्न सीमा और उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो अब a से b तक इंटीग्रल करने के लिए इसके लिए सिंपल तरीका होता है। अगर आपका f(x) का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल f(x) हो, f(x) जो है हमारा, इसका इंटीग्रल हम लोग मान ले कैपिटल f(x) हो, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है इसमें हम लोग क्या करते हैं a b। इसमें जो कैपिटल f(x) आया है उसमें एक बार x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे f(b) और एक बार स्मॉल लिमिट रखेंगे -f(a). तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया निश्चित समाकलन का। जो तरीका होगा जहाँ कैपिटल f(x) स्मॉल f(x) का समाकलन है। तो ये हमारा तरीका होगा कि सीधा सीधा इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे फंक्शन में और -x का लोअर लिमिट रखेंगे फंक्शन के रूप में। ये हो गया हमारा एक तरीका। अब जो ये इंटीग्रल हमारा डिफाइन किया जाता है a से b f(x) dx, a से b f(x) dx, इसका एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आपका कोई जो ये फलन f(x) है, जो ये फलन f(x) है, मान लेते हैं हम लोग कि ये f(x) की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये हमारा क्या है, जो f(x) का हम लोगों ने ग्राफ खींचा और ये हो गया x = a। ये क्या है, x = इस पॉइंट पे x = a है और ये हमारा जो पॉइंट है ये x का, ये x = b है। तो a to b इंटीग्रल f(x) dx, ये हमारा जो क्या होता है, ये जो एरिया आपका निकला है f(x) = a से x = b के बीच में x एक्सिस और इसके बीच में जो एरिया है इसका जो क्षेत्रफल है वही हमारा ये जो क्षेत्रफल है दिस = a to b f(x) dx डिफाइन किया जाता है। यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप बनाएं और ग्राफ बनाने के बाद अगर आपको a से b तक उसका जो है इंटीग्रल का लिमिट है तो x = a से x = b, x अक्ष और उस ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, जो एरिया बना रहा होगा, वही क्षेत्रफल हमारा a to b इंटीग्रल f(x) dx देता है। तो ये हमारा जो a to b f(x) dx है, x = a और x = b के बीच वक्र f(x) और x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल का मान है। तो a to b f(x) dx। तो अगला अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि अब कोई फंक्शन आपका, फलन आपका f(x) पता हो तो उसका एरिया जो है कैसे निकालें। तो ये हेडिंग है हमारा कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। हेडिंग है योगफल की सीमा के रूप में
की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम, definite integral as the limit of a sum। तो एक फंक्शन f(x) हम लोग मानेंगे जो a और b के बीच में आपका कॉन्टिन्यूअस है और परिभाषित है। तो एक लाइन इसमें लिख देते हैं, माना बंद अंतराल a से b एक संतत फलन। संतत फलन का मतलब कि जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे वो ब्रेक नहीं हो रहा है। संतत फलन f परिभाषित है, a से b के बीच में डिफाइन है वो और कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोगों को ये पता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए कामा एक्स बराबर बी और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का समाकलन, क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन a to b f(x) dx है। तो ये तो हमारा डिफिनीशन से हो गया कि कोई फलन आपका है f(x), तो a से b के रूप में परिभाषित है और मान लेते हैं कि f(x) जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ग्राफ उसका बनेगा तो ऊपर ही बनेगा। तो इस टाइप का है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारी लाइन जो है x इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ए, तो ये लाइन हमारी x इक्वल टू ए हो गई और ये लाइन हमारी x इक्वल टू बी है और ये अपना वक्र y इक्वल टू f(x) है। तो इंटीग्रल a टू b f(x) dx, a टू b f(x) dx का मतलब कि यही जो हमारा जो एरिया होगा, यही हमारा a टू b f(x) dx होगा। और ये एरिया जो आएगा हमारा, ये देखिए x का फलन होगा। x का फलन क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी एरिया भी हमारा चेंज होगा। तो हम लोग यही एरिया अपना निकालना चाहते हैं कि कोई वक्र y इक्वल टू f(x) है, तो उसका एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। ये a टू b f(x) dx, ये तो इंटीग्रल से निकाल लेंगे, लेकिन इंटीग्रल का यूज ना किया जाए। ये हमको अगर इंटीग्रल ना पता हो और वक्र पता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो अब कोई वक्र हमारा दे दिया गया है y इक्वल टू f(x), अब हमको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में उस वक्र y इक्वल टू f(x) और x अक्ष के बीच का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, और वही हमारा इंटीग्रल a टू b f(x) dx होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। अब y इक्वल टू f(x) वक्र हम लोगों ने मान लिया कि ये आपका वो ग्राफ है। y इक्वल टू f(x) का जब ग्राफ आपने बनाया तो इस टाइप का आ गया। ये पॉइंट हमारा, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू हो गया a, और ये हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू b। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हमको ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए। अगर इस पॉइंट अगर नाम दें तो हम लोग इसको मान लेते हैं p q, इस बिंदु को r
एस। तो हमको क्या क्षेत्रफल चाहिए, पी क्यू आर एस क्यू पी, ये क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये वक्र हमारा जो है ग्राफ है, ये वक्राकार है। तो ये आपका जो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं बन रहा है कि आपका जो पी क्यू पी आर एस जो बन रहा है कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं बन रहा है कि आयत बना हो या आपका वर्ग बना हो या कुछ बना हो। तो आप डायरेक्ट फार्मूला जो ज्योमेट्री वाले होते हैं उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हमको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका हम लोग करें। अगर इसका बहुत छोटा सा पार्ट अगर हम लोग लें, देखिए ये एरिया चाहिए हमको, पूरा एरिया चाहिए। तो इसका ये छोटा सा पार्ट, ये देख ले दिखने में बड़ा है लेकिन ये पार्ट बहुत छोटा है, ठीक है। अब अगर इसकी हम लोग बात करें तो जब ये जो स्ट्रिप जो है आपकी बहुत छोटी है तो ये यहाँ और यहाँ के बीच में जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। और हर स्ट्रिप का क्षेत्रफल जो है अगर अलग अलग आप निकालें तो जब ये स्ट्रिप बहुत छोटा होगा, बहुत पतला होगा, तो इसको एक हम लोग आयत मान सकते हैं, इसको आयत मान सकते हैं। तो ये अब एक स्ट्रिप ऐसी भी हम लोग जो है बात करते हैं, ये हमारा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी की जो डिस्टेंस है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी की जो दूरी को हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अंतराल ए टू बी को अब जो A से B तक का जो अंतराल है इसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू एक्स नाट, और अगला जो पहली स्ट्रिप है ये x इक्वल टू x1, फिर अगला x इक्वल टू x2, फिर डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला x इक्वल टू xn। तो अंतराल A से B को हम लोग देखिए, एक अंतराल हो गया हमारा x बराबर x0 से x1 को, एक अंतराल हो गया हमारा एक स्ट्रिप x0 से x1, अगला हो गया हमारा स्ट्रिप x1 से x2, अगला स्ट्रिप हो गया x2 से x3 डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो स्ट्रिप होगा xn-1 से xn। इसको n स्ट्रिप में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में। n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 10 करोड़। तो इतनी वैल्यू छोटी है कि स्ट्रिप इतनी पतली है, स्ट्रिप इतनी पतली है कि ये आपका जो जैसे ये है, ये लेंथ में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आयत बन जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने n जो है स्ट्रिप ने से निर्दिष्ट n समान उप अंतरालों में विभाजित कर लिया, समान उप अंतरालों में विभाजित किया। तो ये आपका जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपका y इक्वल टू fx जो है फलन है। ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है। तो
तो इसको हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया है। तो ये देखिए एक स्ट्रिप हो गया हमारा, ये हो गया, फिर ये और ये इतनी पतली स्ट्रिप है कि यहाँ पे दिखाने के लिए तो दिख रहा है कि समझ लीजिए कि सामान्य आंखों से दिखेगा नहीं। लगभग मान लीजिए कि जैसे 10 करोड़ स्ट्रिप में आपने डिवाइड कर लिया, एन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इस टाइप की स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया। तो ये पहला जो है हमारा, यहाँ से x इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना, ये x नॉट, और ये दूसरी जो वैल्यू है यहाँ से क्या है, x इक्वल टू x1, ये क्या है x2, ये x इक्वल टू x2 है, ये x3, x4, x5, और ये लास्ट वाला जो हमारा क्या होगा xn, और लास्ट वाले के जस्ट पहले जो होगा xn-1। तो ये n अंतरालों में हम लोगों ने विभाजित किया, और विभाजित करने का हमारा मतलब यही है कि अगर हम लोग इसको बहुत पतली स्ट्रिप में विभाजित कर लेंगे तो एक जो पतली स्ट्रिप है, ये देखिए ये ऐसे, तो ये देखिए इस टाइप का जो है, इस टाइप का बन रहा है, ये भुजा इस टाइप की बन रही है। लेकिन जब स्ट्रिप पतली होती चली जाएगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये हमारा आयत हो गया। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि अगर बहुत बड़ा गोला है आपका, बहुत बड़ा स्फेयर आपका कोई है, गोलाकार वस्तु, बहुत बड़ा गोला है जैसे, तो ये तो इसका सरफेस जो सतह होता है ये वक्र रहता है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है तो इसका सतह वक्र रहता है, लेकिन आप पृथ्वी पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब देखते हैं तो ये आपका सरल रेखा दिखाई पड़ता है, वक्रता समझ में नहीं आती, क्योंकि वक्रता जो है बहुत दूर जाने पर बदलता है। तो n छोटे छोटे स्ट्रिप में जब विभाजित कर लेंगे तो उससे हमारा एक स्ट्रिप को हम लोग मान लेंगे कि हमारा आयत है। तो स्ट्रिप हमारा क्या हो गया, x नॉट से x1, x1 से x2, x2 से x3, और लास्ट वाला जो स्ट्रिप मिलेगा xn-1 से xn। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 था तो एक स्ट्रिप मिला, x इक्वल टू 2 यहाँ पे हुआ तो 2 स्ट्रिप, यहाँ x इक्वल टू n हुआ तो टोटल हमको n स्ट्रिप मिल रहे हैं। और एक स्ट्रिप की जो ये चौड़ाई है ये h है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो x0 हमारा है, x0 ये तो हमारा a से शुरू हो रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू a है। ठीक है, और जो x1 होगा वो a लेंथ में, जो h लेंथ इसका जो मोटाई है a प्लस h होगा, क्योंकि एक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो क्या है, h है। तो x1 क्या होगा आपका, ये x1 होगा, तो a है, a से h, a प्लस h, x1 इक्वल टू a प्लस h। x2 इक्वल टू क्या होगा आपका a प्लस 2h, क्योंकि a से आपका 2 स्ट्रिप कवर कर रहा है, a प्लस h और ये भी h, तो a प्लस 2h। फिर x3 इक्वल टू a प्लस 3h, और ये डॉट डॉट आपका लास्ट जो होगा, अगर कोई बीच का rth स्ट्रिप बोला जाए तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3a प्लस rh, और xn इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस nh, और xn हमारा क्या है, b है, क्योंकि लास्ट वाले पे x की वैल्यू जो xn हम लोगों ने माना है वो क्या है, b है, तो xn होगा a प्लस nh इक्वल टू b। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि n, h और b में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो a प्लस n इंटू एच बराबर b, तो यहाँ से n इंटू एच इक्वल टू b माइनस a, और यानी n इक्वल टू b माइनस a अपान h, जो n की वैल्यू हो गई b माइनस a अपान h। अगर देखिए अगर h की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 0 की तरफ जाएगी, ठीक है, h की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगा, यानी अगर h जो बहुत पतली पतली स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट स्ट्रिप, करोड़ों अरबों स्ट्रिप मिलेगी, इसीलिए हम लोग ये जो है एक को आयत मान लेंगे। अब हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल।
तो एक एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल, पहले स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है, ये लेंथ हमारा है ये। तो पहले स्ट्रिप की अगर एरिया की बात करी जाए तो चौड़ाई तो सारे स्ट्रिप की h है, लेकिन लंबाई का मतलब कि ये लेंथ हमको पता करना है। तो ये x इक्वल टू ए रखने पर, x इक्वल टू ए जब आप फंक्शन में पुट करेंगे x इक्वल टू ए, तो जो ये वैल्यू आएगी, जो ये लेंथ होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए। और x इक्वल टू जब a प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी अगले स्ट्रिप की लेंथ होगी, और वो होगी एफ ए प्लस एच। तो देखिए तो अगर सब स्ट्रिप के जो क्षेत्रफल का अगर हम लोग एस से प्रदर्शित कर दें कि सारे योग जो हम, यानी जो सारे स्ट्रिप मिल रहे हैं सबके क्षेत्रफलों का योग, तो जो पहला स्ट्रिप होगा उसका जो है ये चौड़ाई तो क्या है, h है, और जो ये लेंथ है वो क्या है, एफ ए। तो पहला का जो हो गया एफ ए इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, या h इंटू एफ ए। ये पहले स्ट्रिप की जो है क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और स्ट्रिप बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम लोगों ने इसको आयत मान लिया। तो लंबाई चौड़ाई गुणे लंबाई, और लंबाई हमारा x इक्वल टू ए पुट किए यहाँ पे, तो ये जो आएगा लेंथ ये हमारा एफ ए होगा। अगला जो होगा स्ट्रिप, उसका भी जो है चौड़ाई h होगा, लेकिन इसमें जो लंबाई होगी वो एफ ए प्लस एच होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू जो है ये वैल्यू देखेंगे, ये लंबाई ये लेंथ हम लोग देखेंगे। तो ये लेंथ हमारा क्या होगा, ये लेंथ, ये तो हमारा हो गया एफ ए, और ये लेंथ हमारा होगा एफ ए प्लस एच, एच इंटू एफ ए प्लस एच, प्लस अगला जो तीसरा स्ट्रिप होगा एच इंटू एफ ए प्लस टू एच उसमें होगा। तो प्लस डॉट डॉट हमारे एन स्ट्रिप हैं, तो लास्ट वाला जो स्ट्रिप मिलेगा उसका भी चौड़ाई तो h होगा, और इसमें a प्लस एन एच रखेंगे हम लोग। ये अच्छा देखिए, पहला स्ट्रिप जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एफ ए रख रहे हैं, पहले स्ट्रिप का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एफ ए दूसरे स्ट्रिप का पहला पार्ट रखते हैं। तो जब nth स्ट्रिप का निकालेंगे तो हम लोग ये एक्स एन माइनस वन रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ लास्ट वाला ये हो जाए हमारा हो जाएगा प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये जो सारे जो रेक्टेंगल मिल रहे थे आपका, सबका जो है सम हो गया, पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट लास्ट वाला एनवा, एच इंटू एफ ए प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एच इंटू एफ ए प्लस डॉट डॉट एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और यहाँ से जो h की वैल्यू हम लोग रखेंगे b माइनस ए वाई एन। तो यहाँ पे h की वैल्यू ये रख दें, और h पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो ये v माइनस ए वाई एन एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको हम लोग b माइनस ए तो बाहर निकाल लेते हैं, और अब जो n है हमारा n, और ये जो हो गया वन बाई एन एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं कि जो लिमिट होगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी n स्ट्रिप की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट स्ट्रिप बनाएंगे तभी हमारा ये जो क्षेत्रफल आएगा ये a टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। दिस इक्वल टू a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। सिंपल सी बात है कि
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको अगर निकालना हो तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रल आपको कैपिटल एफ एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के एक्स की जगह पे रख देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये जो होता है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और वक्र y इक्वल टू एफ एक्स तथा x अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल, x अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल होता है। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा जो होता है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच और वक्र y इक्वल टू एफ एक्स और x अक्ष के बीच का बना क्षेत्रफल होता है। तो इसी को अगर आपको निकालना हो तो देखिए ये क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वक्र हमारा हो गया y इक्वल टू एफ एक्स इसका ग्राफ, और ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। तो इनके बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये क्षेत्रफल चाहिए ये। तो ये कोई आपका स्टैंडर्ड ज्योमेट्री तो बन नहीं रहा है कि कोई फार्मूला लगा देंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि इसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे कि ये एक स्ट्रिप हो गया, ये एक स्ट्रिप ये हो गया, फिर ऐसे तो बहुत छोटे छोटे n स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, n स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। यानी पहला स्ट्रिप हमारा कहाँ से मिलेगा, पहले स्ट्रिप जो होगा x इक्वल टू ए से, और ये स्ट्रिप की चौड़ाई h होगी, तो a से a प्लस h में पहला स्ट्रिप। दूसरा स्ट्रिप हमारा क्या होगा, a प्लस h से a प्लस 2h तक दूसरा स्ट्रिप। तीसरा स्ट्रिप का हमारा x इक्वल टू ए प्लस 2h से a प्लस 3h तक होगा। और लास्ट वाला जो nth स्ट्रिप होगा, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जो लास्ट वाला जो स्ट्रिप होगा इसको हम लोग इसको x इक्वल टू एक्स एन बोल देते हैं, और ये से एक पहले है तो x इक्वल टू एक्स एन माइनस वन। तो लास्ट वाला स्ट्रिप एक्स एन माइनस वन से एक्स एन होगा। तो n स्ट्रिप में डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब ये जो है a से शुरू हुआ तो a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h। तो देखिए जो अगर आप दूसरी स्ट्रिप में लेगी तो a प्लस 2h, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो लास्ट वाला जो xn होगा, xn इक्वल टू हमारा क्या होगा b, क्योंकि यहाँ पे ये b है x की वैल्यू, तो xn की वैल्यू b होगी। तो b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस, ठीक है, ये अगर पहले स्ट्रिप के एंड में जाते हैं तो a प्लस एच, दूसरी स्ट्रिप के एंड में जाते हैं तो a प्लस एच, तो nth स्ट्रिप के एंड में जाएंगे तो a प्लस एन एच। तो यहाँ से n इक्वल टू हमारा आ जाएगा b माइनस ए बाई एन। अब इसका सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक जो है एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। थोड़ा स्ट्रिप बड़ा बना लेते हैं, ये चौड़ा जो थोड़ा दिखने में, तो ये हमारा स्ट्रिप की जो चौड़ाई है ये तो हमारा क्या है h है, और इसकी वैल्यू जो है मान लेते हैं कोई चौड़ाई तो h। अब अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि x इक्वल टू ये क्या है a प्लस आर इंटू एच है, a प्लस आर इंटू एच कोई जनरल मान लिया, ठीक। तो ये जो लेंथ होगा यहाँ पे जब x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू ए प्लस आर एच, तो x इक्वल टू ए प्लस आर एच जब रखेंगे तो ये हमारा जो लेंथ होगा, जो फंक्शन में जो वैल्यू मिलेगी, यानी एफ ए प्लस आर एच, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये तो चौड़ाई तो h है और ये जो है f a प्लस आर इंटू एच। यानी सारे स्ट्रिप का अगर देखा जाए
तो जो अगर इसका सम बोला जाए क्षेत्रफल का, तो जो पहला स्ट्रिप होगा वो x इक्वल टू ए रखने पर आएगा। तो x इक्वल टू ए रखने पर तो पहले स्ट्रिप का क्षेत्रफल होगा हमारा, उसकी चौड़ाई तो h है और x इक्वल टू ए रखने पर एफ ए आया। अगले स्ट्रिप की चौड़ाई भी h है और एफ x की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, a प्लस एच। फिर तीसरे स्ट्रिप की एफ ए प्लस 2h। ऐसे लास्ट वाले स्ट्रिप की h इंटू लास्ट वाले स्ट्रिप के क्या रखेंगे, f। यहाँ पे हमारा a प्लस एन माइनस एच होगा, क्योंकि जो b इक्वल टू है a प्लस एन एच है, तो इसके जस्ट एक पहले a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो f ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो जो क्षेत्रफल का जो सम हो गया एफ ए प्लस एफ एच, तो सबसे कॉमन आ गया, प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और h की वैल्यू b माइनस ए बाई एन हम लोग पुट कर दें, एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो s इक्वल टू b माइनस ए हम लोग बाहर ले लें और 1 बाई एन इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस माइनस वन इंटू एच। और लिमिट n की हम लोग लिमिट क्या लगा दें, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यही हमारा a टू b एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिप है कि काउंटलेस है, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रिप है, तभी एरिया हमारा एक्यूरेट आएगा। क्योंकि जितनी पतली स्ट्रिप होगी आपकी उतना ही आपका वो बढ़िया से आयत बनेगा, ये वक्राकार। क्योंकि अगर देखिए ये अगर जो है बड़ा सा स्ट्रिप लें हमारा, तो देखिए ये जो है चित्र बन रहा है, ये आयत नहीं बन रहा है। लेकिन जब छोटा सा लेंगे हम लोगों का तो ये आयत बनेगा। तो यही हमारा हो गया s इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ए, यानी फंक्शन में x इक्वल टू ए रखो, फंक्शन में a प्लस एच रखो, फिर लास्ट में जोड़ते चले जाओ एफ ए प्लस एन माइनस वन, और इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने पर वही a टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। तो ये बेसिक फार्मूला यही हम लोग याद रखें और इसी का यूज करेंगे। सिंपली जो है फिर से लिख लेते हैं कि जो a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर आपका जो है योगफल की सीमा के रूप में दिया जाए, तो फाइनल टच देते हैं इसको। आप क्या लिखेंगे, b माइनस ए तो बाहर लिखेंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ब्रैकेट बंद, एफ ए से शुरू होगा, अगला एफ ए प्लस एच और डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया आपका देगा। तो अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, एक चीज़ और होता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो या ए टू बी एफ टी डी टी हो, तो इससे हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ए टू बी एफ यू डी यू, यानी ये वेरिएबल चेंज करने से हम लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, ये एग्जाम्पल हमारा 25 है। एग्जाम्पल 25 ये क्या कह रहे हैं कि योगफल की सीमा के रूप में क्वेश्चन हमारा है कि योगफल की सीमा के रूप में 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा जो फार्मूला हम लोगों का जो है अभी देखा हम लोगों ने, ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स अगर आपको निकालना है तो बाहर तो रखेंगे यहाँ b माइनस ए, और ये फार्मूला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ये कहाँ से शुरू करेंगे, एफ ए, अगला एफ ए प्लस एच की वैल्यू रखेंगे, और लास्ट में डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और इसी को सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ए की वैल्यू हमारी क्या है 0, और बी की वैल्यू है 2। तो यहाँ से b माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 0 बराबर 2। तो b माइनस ए की वैल्यू हो गई 2, ठीक। और h बराबर होता है, h की जो वैल्यू होती है h बराबर b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए की वैल्यू 2/n, यानी h की वैल्यू हमारी आ गई 2/n। तो अब ये हमारा इंटीग्रल 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला लगाएं, b माइनस ए यानी 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और ब्रैकेट के अंदर एफ ए, यानी f यहाँ 0 से शुरू होगा, f 0 प्लस अगला क्या होगा f, अब h की वैल्यू हम लोग यही रखेंगे 2/n, तो अगला f a प्लस h होगा, यानी f 0 प्लस 2/n, f 0 प्लस 2/n। अगला क्या होगा एफ ए प्लस 2h, यानी f 0 प्लस 2 इंटू 2/n, प्लस अगला टर्म क्या होगा f 0 यानी a प्लस 3h, तो 3 इंटू 2/n, और लास्ट में होगा डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, हमारा है 2/n, यानी दिस इक्वल टू हो गया हमारा 2 तो बाहर है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f0 प्लस f2/n प्लस f2 स्क्वायर बाई n हो जाएगा ये हमारा, यानी 4/n, f 4/n। अगला क्या होगा f 6/n प्लस डॉट डॉट f 2 इंटू n माइनस 1/n, f 2 इंटू n माइनस 1/n। अब इसी की वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इससे हम लोग f0 f2/n सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f0 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1। f2/n की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे इसमें x की जगह पे 2/n रखेंगे, तो 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1। f4/n की वैल्यू क्या होगी, 4/n का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की जगह पे वही वैल्यू हमको रख देनी है। तो ये जो वैल्यू हमारी है दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इंटू f0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, और f2/n की वैल्यू है ये 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1, f4/n की वैल्यू है 4/n का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि एक एक टर्म है ये, 2/n की वैल्यू f4/n की वैल्यू है। फिर अगला क्या होगा 6/n की वैल्यू, तो 6/n का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको भी एक ब्रैकेट में। और लास्ट वाला जो हमारा होगा 2 इंटू n माइनस 1/n, तो लास्ट जो वैल्यू होगी ये 2 इंटू n माइनस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को हम लोगों को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में सॉल्व कर लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1/n। ये हमारे टोटल कितने टर्म थे, n रेक्टेंगल तो बनते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और nवां ये। तो ये जो 1 1 1 1 सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 1 1 1 ये जो मिलेगा हमको ये n बार होगा, n बार होगा और प्लस 2/n का होल स्क्वायर 4/n का, तो ये प्लस हो जाएगा 2/n का होल स्क्वायर प्लस 4/n का होल स्क्वायर प्लस 6/n का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाला होगा 2 × n-1/n का होल स्क्वायर ये। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। ये तो हमारा 1 1 को एक को 5 बार जोड़ोगे तो 5 हो गया, n बार जोड़ोगे तो ये n हो जाएगा और प्लस अब इन सब में देखिए नीचे से 1/n² कॉमन है, 1/n² कॉमन है और पहला क्या है ये 2 का स्क्वायर, दूसरा क्या है 4 का स्क्वायर, तीसरा क्या है 6 का स्क्वायर और लास्ट वाला क्या है 2 × n-1 का स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस, अब यहाँ से सब देखिए 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 6 को 2 × 3 तो सबसे 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो n² पहले से था, ये हमारा 2 स्क्वायर कॉमन के 1 बचा और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन करें तो 2 बचा और यहाँ 6 को 2 × 3 लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर बचेगा, तो 2 × 3 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 का स्क्वायर बचा प्लस डॉट डॉट यहाँ n-1 का होल स्क्वायर बचेगा, ये ब्रैकेट बंद। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें जो है हमारे n-1 पद हैं, इसमें n-1 पद हैं। प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखा है, ये हमारा क्या है प्रथम n-1 प्राकृतिक, क्योंकि 1 को 1² भी लिख सकते हैं, प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला पता है कि 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट n², यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n+1 2n+1/6। अब इसमें प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 रख दें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो n = 10 रख दें। तो प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमको चाहिए, तो प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमको चाहिए। प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जो वैल्यू यहाँ से हमारी थी, यानी 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें n की जगह पे क्या लिख देंगे n-1, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू फिर 2 × n-1 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करें तो ये n-1 हो गया, 1 1 खत्म हो गया n, और ये 2n-2 प्लस 1 ये हो गया 2n-1/6। तो ये जो हमारा है इसकी वैल्यू हमको पता चल गई। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और ये n प्लस 2² n², ये तो हमारा पहले से था, बाकी इसकी वैल्यू यहाँ से हमको आ गई n × n-1 2n-1/6।
अब इसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n से अंदर हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर दें तो पहला क्या होगा टर्म 1n/n हो जाएगा और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये तो एक n से ख़त्म हो गया तो ये n जाके n² बन जाएगा। तो ये 2 का वर्ग 4 और n² इंटू n-1 2n-1/6। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, देखिए 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हो गया n/n हमारा 1 हो गया 1 प्लस 4/6 यानी 2/3, इसको ऐसे लिख लिए और n-1 इंटू 2n-1 को मल्टीप्लाई करें हम तो 2n को 2n से करें 2n² माइनस n माइनस 2n प्लस 1 अपान n² हो जाएगा ये। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3। अब इसमें हम लोग n² से डिवाइड करें तो पहला टर्म 2 बचेगा, अगला टर्म n/n² यानी 1/n बचेगा। ये वाला टर्म हमारा -3n कर लेते हैं सीधा तो ये -3/n हो जाएगा और प्लस 1/n²। अब n की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी जब रखेंगे, देखिए लिमिट जब रखेंगे n की वैल्यू इन्फिनिटी तो जो 3/n होगा इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग, जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी जैसे 3/10 करोड़ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो 3/n की वैल्यू 0 और 1/n² की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। जब लिमिट हम लोग रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 इंटू ये हमारा क्या बचा 1 प्लस 2/3 इंटू 2 दिस इक्वल टू 2 इंटू 7/3 दिस इक्वल टू 14/3। और यही हमारा क्या था जो इंटीग्रल हमको पूछा था 0 to 2 x² + 1 dx। तो इसकी वैल्यू तो एक तो हम लोगों ने जो है इसको क्या बोला जाता है, योगफल की सीमा के रूप में निकाला है। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए, क्योंकि 0 to 2 x² + 1 dx को हम लोग निकाल सकते हैं। दो इंटीग्रल में हम लोग ब्रेक कर लें 0 to 2 x² dx प्लस 0 to 2 अगला हो जाएगा 1 dx। अब x² का इंटीग्रल x³/3 हो गया, इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से 2 और 1 का इंटीग्रल x हो गया, इसमें हम लोग लिखेंगे 0 से 2। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे x की वैल्यू 2 तो ये 2³/3 माइनस लोअर लिमिट 0³/3 हो गया पहला, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 तो दिस इक्वल टू 8/3 प्लस 2 तो 8 6 14/3। ये हमारा आंसर वही आया जो उसमें आया था इस तरीके से 14/3। लेकिन ये जो पहला वाला तरीका है उसको बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में, और ये हम लोगों ने इंटीग्रल करके चेक किया है।